नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित नंदन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सूत्र लैब। तो दोस्तों, हम जो है इसके जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा वो पढ़ा था, जो लास्ट का टॉपिक मैंने पढ़ा था सिराजुद्दौला के बारे में। हमने सिराजुद्दौला के बारे में हमने देखा कि काल कोठरी की घटना को मैंने देखा था और जो है फोर्ट विलियम जो है वहाँ पे अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी थी और उस पर कोटे पे जो है वो तोपखाने चढ़ा दिए थे और जो है सिराजुद्दौला इस पे जो है फोर्ट विलियम पे हमला भी किया और फिर जो है इसमें अंग्रेज जो है पराजित हुए और उल्टा दुख चले गए। और फिर क्या मैंने पढ़ा था कि जो है वो उस पे जो है वो कलकत्ता का प्रभारी जो है माणिकचंद को बना देता है और फिर क्या होता है कि अंग्रेज लोग उसको घूस दे देते हैं। फिर इसी बीच में जो है काल कोठरी की भी घटना होती है, फिर हमने जो पढ़ा था और हमने जो है बात करी थी कि प्लासी के युद्ध के बारे में हम जो है अगले सेशन में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, हम इसमें जान लेते हैं कि प्लासी के युद्ध में देखो एक पक्ष की तरफ जो है ये अंग्रेज थे और दूसरे पक्ष में जो थे वो था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ये था सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों की तरफ से इधर कौन था? तो जो अंग्रेजी सेना नायक था वो था रॉबर्ट क्लाइव। और ये प्लस सिराजुद्दौला, और ये जो है इसकी इसमें विजय होती है। विजय क्या क्या है? एक षड्यंत्र पूर्वक जो है ये युद्ध था। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन थे साथ में। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो जो इसमें हमने बात करी थी इसके पिछले सेशन में, जो क्लाइव जो था वो जो है पूरे मीर जाफर सहित जो नवाब सिराजुद्दौला के जो सहयोगी थे वो उसको अपने पक्ष में कर लेता है। और जो जिनको जिनको अपने पक्ष में किया रहता है उनके जो नाम मिलता है, तो एक नाम मिलता है, अंग्रेजों अपने पक्ष में कर लिया था तो इधर ही। तो इसमें एक नाम मिलता है मीर जाफर, मीर जाफर, जो कि ये मीर बख्शी था, मीर बख्शी। और एक जो नाम मिलता है माणिक चंद अमीन चंद, एक था माणिक चंद, ये कलकत्ता का प्रभारी था। और एक अगला जो नाम मिलता है वो है अमीन चंद। ये जो है अंग्रेजी वो जो ये कलकत्ता का था, ये एक कलकत्ता का व्यापारी था, एक व्यापारी था। और दोस्तों, इसी में हम देखें तो एक जगत सेठ, जगत सेठ, जगत सेठ जो था ये था बंगाल का बैंकर था। ये बैंकर था। और जो है इसमें राय दुर्लभ जो कुलीन सेना अधिकारी था, ये राय दुर्लभ, ये जो कुलीन सेना का अधिकारी था, सेना का, या फिर कुलीन सेना अधिकारी। और जो अगला नाम मिलता है, एक और नाम मिलता है जिसका नाम है खादिम खान, जो एक सेना का अधिकारी था। ये था खादिम खान, एक छोटी सी सेना का अधिकारी था, या फिर ये भी उसी सेना में ये सेना का अधिकारी था। तो दोस्तों, हम इसमें बात करें कि पलासी जो है, पहली बात, पलासी जो है ये बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। तो ये जो है एक जिले का नाम है नदिया, और ये कहाँ है? बंगाल, और ये हुगली नदी के तट पे है। दोस्तों, माफ करना, ये जो है अगला है ये भागीरथी,
रथी नदी तट पर ये पलासी नामक स्थान जो है स्थित है। पलासी का मैदान जो है आम का बगीचा था। ये जो जहाँ पे युद्ध हुआ था ये आम का बगीचा था, जिसको हम ये कह सकते हैं आम्र कुंज। ये आम का बगीचा था और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था तो वो था ये रॉबर्ट क्लाइव। और इसका जो एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, एक और नाम मिलता है, वो था वाटसन। और दोस्तों इसी में हम अगली अगर हम बात करें तो नवाब सिराजुद्दौला की ओर से सेना का प्रतिनिधित्व जो है वो मीर जाफर, राय दुर्लभ एवं जो है यार लतीफ कर रहे थे। और लेकिन वास्तव में यह युद्ध मोहनलाल एवं मीर मर्दान द्वारा खुलकर लड़ा गया और इस युद्ध के दौरान मोहनलाल एवं मीर मर्दान मारे गए और फ्रांसीसी सेना इन लोगों की सहायता कर रही थी। इसी बीच जो है इस दौरान जो फ्रांसीसी सेना थी वो इन लोगों की मदद कर रही थी। तो जो खुलकर लड़े गए वो एक नाम था मोहनलाल, यहाँ लिख देते हैं मोहनलाल व मीर मर्दान। इन लोगों के द्वारा जो है खुलकर लड़ा गया और इनके साथ जो थे एक और थे फ्रांसीसी सेना, ये भी जो थे फ्रांसीसी सैनिक, ये भी इनकी मदद कर रहे थे। तो दोस्तों जो है युद्ध की स्थिति को देखकर जो नवाब सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद जाने की सलाह दी गई। जब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद रवाना हुआ तो मीर जाफर के बेटे जो मीरन थे, इन्होंने वहां पर धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक तरीके से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने कलकत्ता जो है प्राप्त कर ली। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ये नाम है उनका के.एम. पणिक्कर। ये जो है कि इन्होंने लिखा है पलासी के युद्ध के बारे में कि पलासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। और एक और इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, तो वो कहते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी के मध्य युग का अंत हुआ एवं जो है आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये पलासी का युद्ध एक षड्यंत्र पूर्वक युद्ध कहेंगे। इसमें क्या था कि जो रॉबर्ट क्लाइव है ये युद्ध के पहले ही या फिर दरबार षड्यंत्र कहेंगे, मतलब दरबार में, मतलब इन्होंने अपने दरबार में बुलाया, अंग्रेजों के पास बुलाया और मीर जाफर से ये संधि की कि मतलब युद्ध में इनकी सेना खड़ी रही या फिर खड़ी रहेगी, ऐसा ये लोग जो है आपस में डील करते हैं। और डील में वही होता है जो अंग्रेजों ने कहा था। और उसमें जो है मीर जाफर, माणिक चंद, अमीन चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, खादिम खान, ये सभी जो जैसे मीर जाफर पीर बख्शी था और माणिक चंद कलकत्ता का व्यापारी, अमीन चंद व्यापारी, जगत सेठ बंगाल का बैंकर था और राय दुर्लभ जो है कुलीन सेना अधिकारी था और खादिम खान सेना का अधिकारी था। तो दोस्तों ये लोग जो है अंग्रेजों के साथ मिले रहे और ये जो जब आमने सामने सेना खड़ी हुई तो दो लोग थे मोहनलाल और मीर मर्दान, मोहनलाल और मीर मर्दान, इनके द्वारा खुलकर लड़ा गया और इनके साथ जो और अलग से सेना साथ दे रही थी तो वो फ्रांसीसी सेना थी। तो दोस्तों इतनी बातें हैं पलासी के युद्ध के बारे में। तो इसको जो सिराजुद्दौला को मारता है वो धोखे से मारता है, उसका नाम है मीरन। तो दोस्तों हम जो है तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला मारा जाता है और अगला जो बंगाल का नवाब बनता है तो वो था मीर जाफर। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अगले बंगाल के नवाब के बारे में। तो ये है अगला नवाब मीर जाफर। ये पलासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली इसको कहते हैं। ये मीर जाफर बनता है अगला नवाब। और ये दोस्तों अगली हम बात करें तो ये अंग्रेजों की सहायता से 25 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है और मीर जाफर कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक बड़ी धनराशि प्रदान करता है।
तो जो धनराशि थी 17,50,000 रुपये, ये जो है अंग्रेजों को धनराशि प्रदान करता है। और वो कितना करता है? 17,50,000। तो दोस्तों, हम इसमें देखें कि अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग बढ़ा दिया और मीर जाफर कंपनी की कठपुतली ये मात्र था इसको। और दोस्तों, हम देखें कि मीर जाफर बंगाल के दीवान राय दुर्लभ एवं बिहार के गवर्नर राम नारायण जैसे हिंदू अधिकारियों को दंडित करना चाहता था। अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप के कारण वह मीर जाफर जो है दंडित नहीं कर सका और अंग्रेजों ने मीर जाफर से नदिया और बर्धमान का क्षेत्र मांगा, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की मांग से तंग आ चुका। नवाब ने नदिया एवं बर्धमान देने से मना कर दिया। इसी क्रम में कंपनी ने नवाब मीर जाफर पर यह आरोप लगाया कि नवाब डचों से मिलकर कंपनी या फिर हम कहें अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। और यही कारण है कि 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर सदैव के लिए भारत से बाहर कर दिया। और आगे हम बात करें, अगस्त 1760 में जब मीर जाफर ने नदियां एवं बर्धमान देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो जो स्थानीय गवर्नर जो था हालवेल, इसने जो है मीर कासिम को बंगाल का सेनापति घोषित किया या फिर वो बंगाल का नवाब घोषित किया। तो इसी क्रम में अगला हम नवाब देखते हैं मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम, तो दोस्तों हम मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया। और क्या क्या समझौता किया हम देखते हैं कि ये मीर कासिम ने मिदनापुर, बर्धमान, चटगांव के जिले दे दिए। तो ये किसका किसका दिया? मिदनापुर और बर्धमान और जो अगला है वो है चटगांव। ये जो है अंग्रेजों को ये क्षेत्र जो है अंग्रेजों को मीर कासिम ने दिया। और सिलहट में जो चूने के व्यापार में 50% का अधिकार दिया गया। और तीसरा काम हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के लिए 5 लाख रुपए मीर कासिम ने कंपनी को प्रदान किए। और जो चौथी अगर हम बात करें तो जब बंगाल पर बाह्य हमला होगा तो कंपनी नवाब का साथ देगी। और जो मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक परिवर्तन भी किए। जो पहली बात यह है कि मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन किया। तो एक इसके उसमें क्या हुआ कि राजधानी परिवर्तन हुआ। ये मुर्शिदाबाद से ये हुआ मुंगेर। और ये जो है इसलिए किया क्योंकि जो है मुंगेर जो है ये कलकत्ता से दूर था और जो मुर्शिदाबाद था वो कलकत्ता के नज़दीक था। और हम अगर अगली बात करें तो मुंगेर में तोप एवं बंदूक बनाने का कारखाना लगाया गया। तो यहाँ पे एक बात और की गई, जो है तोपखाना लगाया गया और इसको जो है यहाँ पे जो है गुरगीन खान के नियंत्रण में रखा गया। ये बंदूक बनाने का जो कारखाना था ये मुरगीन खान के नियंत्रण में रखा गया। और भू राजस्व की दर को बढ़ाया गया और वसूली प्रक्रिया में सुधार लाया गया। और साथ ही जमींदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की गई। और खिजरी जना नामक एक अतिरिक्त कर लिया गया। क्या और कौन सा था? खिजरी जमा, ये एक अतिरिक्त कर था। ये जो था अतिरिक्त कर था। और दोस्तों इसी दौरान जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों की तरफ से पराजित करने वाले व्यक्ति के रूप में जो अगर हम बात करें तो अंग्रेज सेना नायक जो था वो कारनेक था। ये बंगाल पर जब आक्रमण हुआ था तो ये जो मेजर कारनेक था। मीर कासिम
अगली हम बात करें, मीर कासिम और कंपनी के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इस मतभेद का जो मुख्य कारण कंपनी के आंतरिक व्यापार और दस्तक के दुरुपयोग को माना जाता है। तो हम इसमें देखें तो दस्तक का दुरुपयोग जो था कि एक इनको दस्तक मिला था, इनको एक व्यापारिक अधिकार जो है, ये मुक्त व्यापार अधिकार, जैसे कुछ रुपए के बदले जो है एक, तो दोस्तों जो दस्तक है, ये दस्तक फ़र्रुखसियर के समय जैसे एक हुआ था कि कुछ रुपए के बदले जो है पूरे कर मुक्त व्यापार, मतलब या फिर कुछ रुपए के बदले कर मुक्त व्यापार करने का जो है अंग्रेज करते थे, जिसमें जो है क्या होता था कि यहाँ के स्थानीय लोगों से घूस लेकर इनका भी दस्त व्यापार करते थे और उसी में ये घूस लेते थे। तो उस समय बहुत घूस लेने की परंपरा भी थी और मीर जाफर को जब नवाब के पद से हटाया गया था तब उसे 1500 रुपये मासिक पेंशन दी गई थी। क्योंकि मीर जाफर का जो पुत्र मीरन मर चुका था, इसलिए मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। और मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच जो है विवाद के जो कारण थे, उसके बाद वो कई युद्ध हुए, छोटे छोटे युद्ध हुए और अंततः अगर हम बात करें तो एडम्स नामक अंग्रेज जो सेनापति, ये मीर कासिम को पराजित कर देता है और इसी परिस्थिति में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ भागकर शरण ले लेता है और अंग्रेजों ने जो है ये बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को दोबारा बना देते हैं। और देखो एक स्थिति ये है कि इधर शाह आलम द्वितीय ये भी मेजर कार्ने के द्वारा पराजित होता है, ये भी, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला ये भी पराजित होता है और जो मीर कासिम बंगाल के नवाब ये पराजित होते हैं। और ये तीनों जो है अगले युद्ध में, जो बक्सर के युद्ध की तरफ हम बात करें तो इसका अगला जो सब टॉपिक रहेगा वो बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। तो इसके बारे में हम बात करें। सत्रह सौ चौसठ तो दोस्तों हम इसमें बात करें तो एक तरफ हम जो है भारतीय संयुक्त शक्ति थी, तो हम देखते हैं कि ये भारतीय संयुक्त शक्ति, जिसमें देखो कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और इधर हम बात करें अंग्रेजों के बारे में, तो अंग्रेजों की तरफ से ये अंग्रेज, और अंग्रेजों की तरफ से जो था वो था हेक्टर मुनरो। तो दोस्तों ये बक्सर जो है बिहार में स्थित है, ये बिहार में, और जो है जो कि भारत की 3 शक्तियों और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। और 3 शक्तियों में हम देखें तो जो है बंगाल से जो पलायन किया हुआ जो नवाब था वो है मीर कासिम, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और अवध का जो नवाब था वो था शुजाउद्दौला। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और इस युद्ध में भारतीय शक्तियों ने अंग्रेजी सेना का कड़ा मुकाबला किया। इसके बाद भी संयुक्त हुए शक्तियों के साथ जो है एक संधि की गई, इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध में जो है ये भारतीय संयुक्त शक्ति जो है पराजित होते हैं और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में।
ये इलाहाबाद की संधि ये होती है 1765 ईस्वी। दोस्तों, ये संधि बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप किया गया और इस संधि में 3 पक्षों को अंग्रेजों ने शामिल किया गया था, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवनियुक्त नवाब मीर कासिम शामिल थे। ये संधि मुख्य रूप से जो है दो के लिए विशेष महत्वपूर्ण थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला शामिल थे। अंग्रेजों के इस संधि में कंपनी की तरफ से जो है क्लाइव ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि के जो प्रावधान थे, वो हम क्या प्रावधान थे ये बात करते हैं। और ये जो संधि हुई थी ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। तो जो शाह आलम द्वितीय के साथ संधि थी तो उसमें हम बात देखते हैं कि जो कंपनी के जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सबसे पहले बात करते हैं कि दीवानी मिल जाती है। तो इसमें क्या है, दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। दीवानी अधिकार कहाँ कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये दीवानी का मतलब ये है कि राजस्व वसूल करने का अधिकार, राजस्व अधिकार। तो दोस्तों अगली बात करें तो दीवानी के जो इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को कड़ा व मानिक वो इलाहाबाद व कड़ा का जिला जो था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये इसके बदले ये देगा शाह आलम द्वितीय को। और दूसरी बात ये कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपए व्यक्तिगत खर्च के लिए जो है एवं 53 लाख रुपए निजामत के लिए कंपनी को दी गई। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय कंपनी का पेंशनर घोषित किया गया और वो कंपनी का नजरबंद स्थिति स्वीकार करने पर भी सहमत हुआ। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो इसमें जो है द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन, द्वैध शासन देखो कैसे, एक तरफ है दीवानी अधिकार और दूसरी तरफ है निजामत। दीवानी अधिकार का मतलब यह है कि राजस्व वसूल करने का अधिकार जो है, राजस्व वसूल करने का अधिकार ये जो मिला, ये मिला अंग्रेजों को। और निजामत जो है ये बंगाल का नवाब था, इसको कहें कि कानूनी अधिकार, कानूनी या फिर हम कहें प्रशासनिक प्रशासन का अधिकार ये मिला, तो ये निजामत के पास था। और जो राजस्व वसूल किए जाते थे वो भी नवाब के नाम ही वसूल राजस्व किए जाते थे। तो इस प्रकार जो है ये द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो है जो संधि की गई वो की गई 16 अगस्त 1765 को। तो ये की गई 16 अगस्त 1765 को जो है ये संधि हुई शुजाउद्दौला के साथ। और जो इसमें जो क्या क्या प्रावधान थे ये देखते हैं कि इसमें युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि जो 50 लाख रुपए अवध का नवाब जो है शुजाउद्दौला ये कंपनी को देगा। और कड़ा एवं इलाहाबाद का जो क्षेत्र था शाह आलम द्वितीय को देगा। और शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा
दिया जाएगा। और ये जो मिलना था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बदले जो है ये शाह आलम द्वितीय को मिलना था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ये अधिकार जो है ये अंग्रेज को दे दिए थे, और इसके बदले इलाहाबाद एवं कड़ा का जो क्षेत्र है ये सुजाउद्दौला अंग्रेजों को देगा। और बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह की जागीरदारी पक्की कर दी जाएगी। और क्या हुआ कि चुनार का किला अंग्रेजों के नियंत्रण में घोषित किया गया, और क्या था कि वाहि आक्रमण के समय कंपनी अवध के नवाब का साथ देगी। और इसमें एक बात और हुई, इसमें ये हुई कि इसमें एक नए पद का गठन हुआ, उप दीवान पद का। और बिहार के जो उप दीवान थे वो थे सिताब राय, और बंगाल के जो उप दीवान बनाए गए वो थे मोहम्मद रजा खान। और एक बात की हम बंगाल की बात कर रहे थे, तो बंगाल को कामधेनु राज्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम इसी के साथ इलाहाबाद की संधि हुई, और संधि के बाद हम जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं। और अगले सेशन में हम बात करेंगे जो एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक का जो नाम है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम बात करेंगे इसमें हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, और जो है इसके आगे जो बात होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।